दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और सबसे महान सम्राटों में शामिल समुद्रगुप्त और नेपोलियन के बारे में चर्चा करेंगे कि समुद्रगुप्त और नेपोलियन में कौन महान था। हम लोग आज ये भी जानेंगे कि विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, इसमें क्या गलती है और इसका क्यों विरोध होता है। दोस्तों आज हम लोग समुद्रगुप्त और नेपोलियन का कंपैरिजन कराएंगे कि इनमें कौन महान है। तो आइए समझते हैं। पहले दोस्तों इन दोनों लोगों के बारे में जान लेते हैं। समुद्रगुप्त दोस्तों भारत के राजा होते हैं और महान राजा होते हैं। भाई जो नेपोलियन होता है ये फ्रांस का राजा होता है। फ्रांस यूरोप का एक देश है, फ्रांस का राजा होता है और एक फ्रांस का कुशल सेनापति भी होता है। कौन? नेपोलियन। दोस्तों जो समुद्रगुप्त होते हैं ये 318 ईस्वी में जन्म लेते हैं। भाई जो नेपोलियन होता है ये 1769 में जन्म लेता है। दोस्तों नेपोलियन फ्रांस का राजा बनता है 1804 में। भाई जो समुद्रगुप्त होते हैं ये भारत के राजा बनते हैं 335 ईस्वी में। दोस्तों जो समुद्रगुप्त होते हैं ये आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को हराते हैं, अर्थात उत्तर भारत के 9 राजाओं को और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराते हैं। कौन? समुद्रगुप्त। दोस्तों ये भारत के बहुत महान सम्राट होते हैं, इसीलिए इन्हें धड़बंदी अर्थात धरती बांधने वाला कहते हैं। किसे? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को दोस्तों कविराज भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए या संगीत बजाते हुए दिखाया था, इसीलिए समुद्रगुप्त को कविराज कहते हैं। भाई जो नेपोलियन होता है दोस्तों ये जो यूरोप था, यूरोप के दोस्त क्या करते थे? गठबंधन बना लेते थे, अर्थात 3-4 देश मिल गए और फिर फ्रांस से युद्ध करते थे और फ्रांस का राजा होता था नेपोलियन। तो नेपोलियन ने 5 बार गठबंधन किया यूरोप के देशों ने और 5 बार नेपोलियन ने हरा दिया। लेकिन फिर भी दोस्तों समुद्रगुप्त थे वो नेपोलियन की अपेक्षा ज़्यादा महान थे। नेपोलियन खराब नहीं था, नेपोलियन भी अच्छा था, लेकिन इसकी अपेक्षा में समुद्रगुप्त ज़्यादा महान थे। अब आप कहोगे कि सर ऐसा आप क्यों कह रहे हो? क्योंकि दोनों में समानताएं लगी। समुद्रगुप्त ने भी बहुत से युद्ध जीते, उसने भी यूरोप के देशों को हराया, नेपोलियन ने भी। समुद्रगुप्त भी एक महान सम्राट हैं और नेपोलियन भी एक महान सम्राट था फ्रांस का। तो दोस्तों आप समझते हैं कि समुद्रगुप्त और नेपोलियन में क्या अंतर है। दोस्तों जो समुद्रगुप्त थे ये एक भी युद्ध नहीं हारे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया इन्होंने 9 उत्तर के राजाओं को और 12 दक्षिण के राजाओं को हराया और खुद एक भी युद्ध नहीं हारे थे। भाई जो नेपोलियन होता है ये छठा जो गठबंधन होता है, यूरोप के देश मिलाते हैं तो वो ये युद्ध हार जाता है, जिसे लिप्जिंग की लड़ाई कहते हैं। दोस्तों होता क्या है कि 1812 में नेपोलियन होता है ये अपना विस्तार कर रहा होता है, फ्रांस का विस्तार कर रहा होता है, यूरोप के देशों पर कब्जा कर रहा होता है। तो ये रसिया पर भी आक्रमण कर देता है। कौन? नेपोलियन। अब रसिया इस पर आक्रमण कर देता है अर्थात फ्रांस पर कर देता है, तो ये पीछे हटने लगता है। जब यूरोप के देश देखते हैं कि अरे हमने 5 बार युद्ध किया तब हमने नेपोलियन को नहीं हरा पाया, रसिया तो पीछे धकेल रहा है, तो जो 1813 में क्या करते हैं, प्रेसा होता है और ऑस्ट्रिया होता है, ये मिल जाते हैं रसिया के साथ में, तो छठा गठबंधन बना के इसे हरा देते हैं। किसे? नेपोलियन को। और नेपोलियन को एल्वा द्वीप पर छोड़ देते हैं। आप मैप में देख सकते हैं कि कहाँ है एल्वा द्वीप। दोस्तों अप्रैल 1814 में नेपोलियन को एल्वा द्वीप पर छोड़ा जाता है, लेकिन महज 10-11 महीने बाद नेपोलियन वहाँ से भागकर फ्रांस का फिर सम्राट बन जाता है फरवरी 1815 में। अब यूरोप के लोग और यूरोप के जो देश थे और चिंतित होने लगे कि अभी इसको भगाया था और फिर से ये आ गया, फिर से ये हमें परेशान करेगा। इसीलिए 7वां गठबंधन बनाया गया यूरोप के देशों द्वारा और फिर नेपोलियन को फिर से हराया गया और इसे बंदी बना लिया गया वाटरलू के मैदान में। किसे हराया गया? नेपोलियन को दोस्तों 7वां गठबंधन बनाकर। और इसे यूनाइटेड किंगडम का एक द्वीप है दोस्तों साउथ अटलांटिक ओशियन में, सेंट हेलेना द्वीप, वहाँ पर इसे छोड़ दिया जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है 1821 में। किसकी? नेपोलियन की। तो दोस्तों यहाँ पे पहला अंतर निकलता है कि जो समुद्रगुप्त थे ये एक भी युद्ध नहीं हारे थे, वहीं जो नेपोलियन था ये 2 युद्ध हारा था, छठा गठबंधन और 7वां गठबंधन वाला। और दोस्तों इसे बंदी भी बनाया गया था। किसे? नेपोलियन को। दूसरा कारण है दोस्तों कि जो नेपोलियन होता है ये सत्ता का भूखा होता है, अर्थात जब 1799 में ये एक सैनिक होता है, सेनापति होता है और ये फ्रांस का तख्ता पलट करके खुद राजा बन जाता है। लेकिन तब ये तख्ता पलट करके बनता है, सेनापति होता है तो फ्रांस का कार्यभार संभाल रहा होता है, लेकिन इसने तब अपने आप को सम्राट घोषित नहीं किया था। इसीलिए 1799 से 1804 के बीच में इसने कौंसल के रूप में फ्रांस पर शासन किया और 1804 में इसने अपने आप को, नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया गया था। भाई दोस्तों जो समुद्रगुप्त होते हैं ये सत्ता के भूखे नहीं होते हैं, क्योंकि इनके पिता होते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, उनके बाद इनको राजगद्दी दी जाती है।
तीसरा कारण है दोस्तों कि जो नेपोलियन है इसका जनता विरोध करती थी। हुआ क्या था, जब दोस्तों नेपोलियन राजा बनता है फ्रांस का, तो इसका लोगों ने बहुत ज़्यादा समर्थन किया क्योंकि ये अच्छी अच्छी नीतियाँ ला रहा था। लेकिन फिर बाद में जनता को समझ में आ गया कि नेपोलियन कहीं नहीं हमें और ज़्यादा परेशानी में डाल रहा है, इसीलिए जनता द्वारा नेपोलियन का विरोध किया गया। भाई जो समुद्रगुप्त थे इनका ऐसा कहीं पे भी लिखा नहीं कि जनता द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध किया गया हो। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि विसेंट स्मिथ द्वारा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया, इसका विरोध क्यों होता है और इसमें त्रुटि क्या है। पहली बात तो दोस्तों समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की ही नहीं जा सकती, क्योंकि जो समुद्रगुप्त थे ये एक भी युद्ध नहीं हारे थे, नेपोलियन हारा था। ये जनता का इनको समर्थन था समुद्रगुप्त को, नेपोलियन को समर्थन नहीं था। भाई जो समुद्रगुप्त होते हैं दोस्तों ये सत्ता के भूखे नहीं होते हैं और नेपोलियन सत्ता का भूखा होता है, इसीलिए तख्ता पलट करता है दोस्तों। और एक कारण, जो समुद्रगुप्त होते हैं ये 318 ईस्वी में आते हैं, जन्म होता है इनका, और 335 में राजा बनते हैं। भाई 1769 में समुद्रगुप्त का जन्म नेपोलियन का जन्म होता है। तो दोस्तों समुद्रगुप्त से 1451 साल छोटा होता है नेपोलियन। फिर इसकी तुलना कैसे कर दी गई, क्योंकि आपने देखा होगा कि बड़े की उपाधि छोटे को दी जाती है, ना कि छोटे की उपाधि बड़े को दी जाती होगी। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने गांव में बाप की उपाधि बेटे को देते हुए सुना होगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि बेटे की उपाधि बाप को दी जाती हो। जैसे गांव में जो शरारती बच्चे होते हैं तो लोग बाग कह देते हैं उनसे कि तुम बेटा अपने बाप पे गए हो, लेकिन कभी आपने सुना है कि किसी के बाप से कोई कहता मिले कि तुम अपने बेटे पे गए हो? ऐसा कभी नहीं कहा गया था। इसीलिए जो एक दक्षिण के इतिहासकार होते हैं आयगर, उन्होंने भी इसका विरोध किया कि विसेंट स्मिथ ने जो कहा भारत का नेपोलियन, ऐसा उन्हें नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की ही नहीं जा सकती है। समुद्रगुप्त एक महान सम्राट थे। और प्लस मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ कि जो विसेंट स्मिथ थे उन्हें यूरोप का या फ्रांस का समुद्रगुप्त नेपोलियन को कहना चाहिए था, क्योंकि नेपोलियन छोटा भी था और समुद्रगुप्त बड़े भी थे। आपको क्या लगता है, जो मैंने बताया वो सही है? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल पर आप जुड़